मैं राजुद्दीन गादरे, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और जो समाज में आज हमारे देश में इंडिया यानी भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, बाबा साहब ने ये नाम हम लोगों को दिया। भारत का विभाजन हुआ, कुछ षड्यंत्रकारियों ने किया और वह षड्यंत्रकारी हमारे देश में कुछ अभी भी मौजूद हैं और वो बराबर षड्यंत्र रच रहे हैं। अब दोबारा से जो है भारत में गृह युद्ध कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाबा साहब के सपने को जो चूर चूर कर देना चाहते हैं, हमारे भारत को बदनाम करते हैं नई नई षड्यंत्र रच करके। जो भारत में गरिमा थी, ये बोधमय भारत होते हुए आज हमारे देश को पूरी तरीके से ऐसा झकझोरा जा रहा है। जो भगवान बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध कह सकते हैं या महामानव बुद्ध कह सकते हैं, उन्होंने जो प्रवचन दिए, लोगों को एक संदेश दिया समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता का, उसको आज लोग पसंद नहीं कर रहे। जो षड्यंत्रकारी हैं उस षड्यंत्र में ऐसे लगे हुए हैं, यदि उन्हें पता चल जाए कि भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता सब खराब करने के लिए वो अपने तन मन धन यानी साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना करके पूरे देश को झकझोर कर रहे हैं। पूरा हमारा भारत देश को आज कमजोर कर दिया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन कर दी गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा से बिल्कुल दूर किया जा रहा, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में लगाया जा रहा है। यानी जो बाबा साहब ने अपने आपे को कहा और ये दिखाया कि हमारा जो समाज है बहुत दबा कुचला वर्ग है, और उन्होंने जो उससे उठ करके पूरी वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया और सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करी, सबसे बड़े विद्वान बने, शिक्षित बने। लेकिन उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं अपने समाज को ये कोट पैंट बना देने वाला चाहता हूं कि मेरे समाज का हर व्यक्ति कोट पैंट पहने। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपनी बैरिस्टर की डिग्री ला करके भी अपने कोट पैंट उतार करके नंगा रह करके हमारे समाज को यह संदेश दिया कि आप लोग जो है जिस नंगाई में है ये बेहतर है तुम लोग वहीं रहो, कोट पैंट पहनने वाला ना बन जाओ, बाबा साहब के विचारों को ना अपना लो। तो हमारे देश के लिए मान्यवर पत्रकार महोदय, ये बहुत दुखद समय है। आज हम लोग जो है बिखर रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था जो धनवान है इस पीड़ा से ऊपर आ गया है, वो हम लोगों को शिक्षित यानी वर्ग जो है वो धोखा दे रहा है। तो वो आज भी धोखा दे रहा है, बाबा साहब को भी धोखा दिया था। और जो मुस्लिम समाज ने बाबा साहब का भी साथ दिया, दबे कुचले वर्ग का भी साथ दिया और समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर काम किया, आज उसको बदनाम करने के लिए, तालमेल को खराब करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी बराबर लगे हुए हैं। हमारे देश का माहौल बिल्कुल जो सही था या है उसको पूरा लगातार छिन भिन कर देना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत देश के टुकड़े करा दिए पहले, आज फिर वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश में फिर वही व्यवस्था आ जाए। और अभी देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़कर के हमारे देश को झकझोर किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर। हम कम से कम अपने पड़ोसी देशों से, मुल्कों से ही सीख ले। जो एक छोटा सा मुल्क है जैसे मान्यवर नेपाल है, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाया और वहां देखिए आज स्थिति क्या हो गई, बद से बदतर। तो वो जल्दी संभल गए क्योंकि उनका क्षेत्रफल छोटा था ना। और ऐसे ही श्रीलंका एक छोटा सा देश है, उसका नाम श्रीलंका नहीं था लेकिन चलिए श्रीलंका अब रखा गया है, वो भी हमारे देश का टुकड़ा। नेपाल हमारे देश का टुकड़ा, भूटान हमारे देश का टुकड़ा, बांग्लादेश हमारे टुकड़ा, हमारा तालिबान हमारे देश का टुकड़ा, पाकिस्तान हमारे देश का टुकड़ा। उधर अब कश्मीर के लिए भी ये लोगों ने षड्यंत्र रच रखे हैं। तो यानी जहां पर भी शांति, सुख शांति है, कुछ 2-3% के लोगों ने पूरा जीवन को अपना काबिज होने के लिए सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया और निजीकरण कर दिया। जो सरकारी तंत्र था, जो हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उसके ऊपर जो है ये एक अंकुश लगा दे रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को व्यस्त और व्यर्थ करने पर लगे हुए हैं। वो खुद व्यस्त होते हैं और हमारी स्तुति को, हमारे बहुपुरुषों की कुर्बानियों को व्यर्थ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ना, देखिए दिल्ली में ये जो अभी कौन सा इलाका है, एक जगह है ना, कल एक मस्जिद के बाहर जब 2-4 मिनट के लिए नमाज पढ़ने लगे, भाई उनका नमाज का टाइम हो गया था, तो वो बाहर ही बैठ करके नमाज अदा करने लगे। 2-4 मिनट का काम होता है, लेकिन एक मानसिक स्तर से बिल्कुल पीड़ित व्यक्ति है
यानी उसके अंदर सोच समझ नहीं है, उसको इंस्पेक्टर या पुलिस में किसने भर्ती कर लिया, उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को नहीं हमें फोर्स में लेना चाहिए, जिससे हमारी देश की व्यवस्था बननी चाहिए, उन लोगों को लेना चाहिए था। लेकिन उसको जो है बर्खास्त किया, नहीं बर्खास्त नहीं, सस्पेंड नहीं, उसकी सारी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए थी, उसको सजा हो जानी चाहिए ऐसे लोगों की। जैसे आरपीएफ वाले का एक जवान ने भी जो है 3 मुस्लिमों को ढूंढ करके और एक आदिवासी को ढूंढ करके फट से गोलियों से उधेड़ दिया, उनको मार दिया है, मौत के घाट उतार दिया, और फिर कह दिया जी मानसिक स्तर से कमजोर है। तो ये ऐसे लोगों को भर्ती किसने किया, उनके ऊपर भी जो है पूरा तरीके से मुकदमे चला करके जेल में ठूस देना चाहिए ऐसे लोगों को। इसका कारण क्या, ये जो इतना सब कुछ खराब हो रहा है जो आपने बताया जी, इसका क्या कारण, क्या आप देख रहे हैं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है? मैं निंदा करता हूं ऐसे कारणों की, ऐसी घटनाओं की। तो आप करते हैं, भाई कारण देखिए, वो कारण है कि हमारे देश में जो कुछ लोग थोड़े बहुत बैठे हैं अपने आप में, हमारे यानी विदेशी लोग हैं, और हमारे देश में जैसे अंग्रेज आए थे, आज वो लोगों का आने का भी इतिहास है, जाने का भी है, और ये कहते हैं मुस्लिम जो है आक्रामक है, आक्रमणकारी है, वो आए, उनका आने का भी इतिहास है, जाने का भी है। तो जो पहले से आ चुके, जैसे फिलिस्तीन का मामला है, इजराइल का मामला है, इजराइल में आकर के कब्जा कर लिया, ऐसे हमारे देश में हजारों साल पहले आए कुछ लोग और उन्होंने कब्जा किया, जो डीएनए से भी पता चलता है कि विदेशी हैं। लेकिन वो अपना विदेशीपन छुपाने के लिए हमें आपस में जो डीएनए के भाई हैं, एक विचारधारा ही तो अलग हुई भाई। विचारधारा कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई बौद्ध बना, कोई लिंगायत। विदेशी से मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस भारत की भूमि से जो बाहर लोग होते हैं वो खराब होते हैं? नहीं, खराब नहीं, उनकी देखिए व्यक्ति तो 2 प्रकार के हैं, मैं बता देता हूँ मान्यवर। एक शैतान होता है, एक मानवतावादी होता है। जो जिसमें शैतानियत होती है वो खराब होता है। ओके, तो ये जो शैतानियत वाले आदमी होते हैं, इनमें ऐसा क्या चीज रहती है जिसकी वजह से ये शैतानियत उनके अंदर? देखिए, वही तो है फूट डालो राज करो की नीति ये अपना रहे हैं कुछ लोग पूंजीवादी। अब देखिए, हमारे देश का एससी का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का कोई पैसा लेकर कहीं भागा क्या? तो कुछ लोग जो हैं, जिन लोगों का ये सरकार साथ दे रही है, ये जो कुछ लोग हैं जी, ये जो कुछ लोग हैं जिन्हें आप कह रहे हो कि शैतान हैं, तो उनकी शैतानियत का कोई कारण होगा ना, ताकि कारण पता चले तो उसे कुछ ठीक कर लें। नहीं ठीक कर सकते, नहीं ठीक कर सकते, वो हमारे बीच में ही रहेंगे। आस्तीन का सांप देखा है ना, खटमल देखा है ना, तो आपको कारण नहीं पता पे जो खटमल होते हैं, खटमल का उसी खटमलों की हमें जांच करनी होगी। जो लोग आपके सामने हैं भाई, दोषी कोई सा भी समाज का हो, किसको जांच करनी? मान्यवर दोषी कोई से भी समाज का हो, कोई से भी धर्म का, कोई से विचारधारा का, उनको इंडिकेट करना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। मतलब कौन जांच करेगा? लेकिन आज की डेट में मान्यवर हम न्याय की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं ना। हमारे देश में, हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। यदि सुन लिए सर, आपने बता तो दिया कि इन थोड़े से लोगों की वजह से सब भाई, मैं वही कह रहा हूं, जो आज शासन सत्ता पर बैठे हैं उनमें न्याय चरित्र नहीं है। वो एक ही वर्ग विशेष तो कारण क्या हुआ उनका, वही तो पूछ रहे हैं। न्याय चरित्र नहीं है वो देखो, अंग्रेजों ने भी कहा था कि उनके अंग्रेजों का भी, उनका भी कोई चरित्र से वो लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं। उनकी जांच आप करिए। कौन करेगा जांच? वो आप लोगों का, हम लोगों का एनालिसिस है, हम लोग करेंगे। और वो देखिए, जो हमारा आरक्षण के नाम पर जो अपने हमारे देश में रहते हुए वो आरक्षण बताते हैं, जबकि प्रतिनिधित्व है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन जो ऐसे समाज है, कौन देगा? आप लोगों को, हमें लेना पड़ेगा। देगा नहीं होगा, मांगने वाले भिखारी थोड़े ही है। तो हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वो इसीलिए नहीं ले रहे। अभी आपने देखा यही वो क्या है, क्या बौद्ध विहार में पीछे, अभी आपने देखा कुछ ही लोग बैठे थे, वो आपस में ही लड़ रहे, मर रहे। उसका रीजन है पैसा। क्या रीजन है? उसका रीजन है मेन पैसा। पैसे के ऊपर यदि बले चलेंगे तो ऐसे ही देखिए, बामसेप एक विचारधारा बनी थी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की फेडरेशन बना, बैकवर्ड के लिए, पिछड़ों के लिए, कर्मचारियों के लिए और सामाजिक मूल निवासियों के लिए। तो मतलब पैसा जो है वो राड़ की जड़ है, और वो लालच है। हमारा जो समाज है, देखिए, वो दबा कुचला हजारों साल से आ रहा है, और वो पैसे के ऊपर जरा सा आते ही वो आपस में लड़ने मरने को लग जाता है, लालच में आ रहा है। तो अब समस्या ये आई कि पैसा एक समस्या है, ठीक है। तो अब ये जो पैसा है, इसका क्या विकल्प है? माने पैसा समाज से हटाएं तो क्या करें फिर उसका? मतलब ऐसा कोई विकल्प है आपके पास जो पैसा हटा के और सिस्टम लाया जाए कुछ?
हाँ बिल्कुल। आज देखिए जो वोटर्स है क्या हमारे system देश का, जो मूल निवासी है, जो यहाँ का कह सकते हैं हुक्मरान कौम है, वो मूल निवासी है हमारे देश का। उस मूल निवासी को फूट डालने का काम कुछ षड्यंत्रकारी कर रहे फूट में आ क्यों रहा हैं, जो है? आज उस देश में, हमारे भारत में, इंडिया में हर व्यवस्था पर काबिज हो रहे हैं। उसमें कुछ लोग हैं जो नीति रणनीति से बना करके काम नहीं कर रहे हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आ जाते हैं। उस पाखंडवाद को खत्म करना होगा। देखो फिर वही कारण में आ गए। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। लेकिन हम लोग उन विचारधारा से अलग हो रहे हैं। सबसे मेन मुख्य जड़ वही है। हाँ, तो मतलब ये जो अभी सत्ता में बैठे हैं और जितने भी सरकारी लोग हैं, क्या वो अशिक्षित है, इस वजह से सब समस्या हो रही है? माननीय, और वो शिक्षित होते हुए उनके अंदर लालसा घुस गई है। हाँ, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि आदमी के अंदर इसमें भी दो तरह के आदमी हैं क्या? जो एक लालची हैं, हाँ, शैतान वाले, और जो बिना शैतान वाले वो लालची नहीं। भ्रष्टाचारी हर जगह व्याप्त हैं। भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए लालची जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी फैलाते हैं। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि लालची तो वो लोग हो गए जो सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं। शासन प्रशासन में भी है। हाँ, प्रशासन में भी, शासन हमारे बीच में सामाजिक कार्यों में भी है। यस। और वो लालच और उनके इस लालच को पूरा कौन करता है? कौन करता? वो करता है जो शासन सत्ता चाह रहा है, जबरदस्ती में लोगों को नहीं, मतलब में आ रहा है। मतलब जैसे कोई आदमी कोई जो है रिश्वत लेता है तो किससे लेता है? एक सरकारी आदमी दूसरे सरकारी आदमी से लेता है या जनता से लेता है? जनता को मूर्ख बना के लेता है। अच्छा, तो वो जनता को लूटा जाता है। तो वो जनता को मूर्ख बना कैसे पाता है? ये किस कारण से कर पाता है वो ऐसा? देखिए, हमारी जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस कारण से बनाते, किस तरीके से? वो अपने काम को निकालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपनी परेशानियों से बचने के लिए सोचता है कि मेरा ये साथ सहयोग हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति सीट पर बैठा है वो उसके सीधे पन्ने का, उसकी जरूरतों का, उसकी आवश्यकताओं का लाभ उठाता है। हाँ, तो अब वो ऐसा लाभ ना उठाए, क्योंकि वो भी अपने लाभ की सोच रहा है, और ये जो रिश्वत दे रहा है ये भी अपने लाभ की सोच रहा है ना? दोनों तो एक ही जैसे हैं। ये भी अपना लाभ देख रहा है रिश्वत देके, और वो लाभ देख रहा है रिश्वत लेके। तो गलती किसकी मानी जाए इसमें? गलती किसकी मानी जाएगी? गलती तो उसकी है कि वो देखिए, वो जो कुर्सी पे बैठा है सीट पर, वो सरकार से भी ले रहा है अपनी सैलरी, तनख्वाह, और वो अपने समाज को भी लूट रहा है। तो गलती तो मेन तो उसकी है। ओके, तो अब उसकी गलती के पीछे क्या कारण? और जो शासन सत्ता में बैठा है वो उसको कमांड नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ी तो वो कारण है। तो आज हमारे देश में शासन सत्ता में बैठने का रीजन देखिए, साम दाम दंड भेद की नीति सब अपनाई जा रही है। आप बता और रहे हैं उसका मेन रीजन है ईवीएम से चुनाव हो जाना। ईवीएम जो है वो एक तरीके से षड्यंत्र है, बहुत बड़ा जाल है। ओके, और ये किसका लाया हुआ है? ईवीएम लाया हुआ किसका है? कांग्रेस का। ओके, तो वो जब इसको लाई थी, हाँ, तो लोगों ने बड़े रूप में इसका इम्पोज क्यों नहीं किया? बड़े रूप में कहां से करता, कहां शिक्षित था, कहां लोगों को पता था भाई? पहले हमारे जमाने में, हमारे टाइम से तो फिर लोगों को तो पता नहीं, लोगों को नहीं पता। सबसे बड़ा रीजन इसका मेन जो है, जो दोषी है इसका, वो है मेन मीडिया। मीडिया सही बातों को नहीं लोगों तक पहुंचा पाता है। आपने बताया कि ये लोग हैं पढ़े लिखे, इन्हें पता है कि ईवीएम क्या होता है और ईवीएम से क्या होता है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको नहीं पता कि ईवीएम क्या होता है और ईवीएम से क्या हो सकता है। तो अगर ये भी पढ़ लिख जाएंगे तो ये भी फिर उनके जैसे भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ लिख के भ्रष्टाचारी। देखिए, बाबा साहब ने कहा था पढ़ लिख के बेईमानी कर रहे हैं। आपके जूतों में, आपके पैरों में जूते चप्पल भले ही ना हो, हाथों में किताब होनी चाहिए। तो फिर किताब तो इनके पास है ना, ये जो नहीं जो है, जो मैंने आपको बतला दिया। तो फिर ये क्यों नहीं वैसा काम कर रहे हैं? मान्यवर, मैंने बताया ना अभी आपको, जो सीट पर बैठे हैं उनका डबल लालच हो गया। एक तो सरकार से भी सैलरी ले रही हैं, तो मतलब वो जनता के नौकर होते हुए जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मतलब अगर जनता को कल को पढ़ा दोगे और वो इस सीट पर बैठ जाएंगे तो वो भी यही करेंगे
नहीं, क्यों करेंगे? कि सैलरी भी लेंगे और नहीं 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 नहीं, ना 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 ना। तो ये क्यों ले रहे हैं फिर, वो क्यों नहीं लेंगे? देखिए, वो सब समाज में हमारे जो व्याप्त कुरीतियां हैं, मैंने क्या कहा अभी, 10% के लोग जो पूंजीवादी हैं वो इस व्यवस्था को खराब करने पर लगे हुए हैं। वो और क्यों? जो शासन सत्ता में आज की डेट में बैठा है वो अपने कुछ दोस्त पूंजीपतियों को पैसा दे करके हमारा खून पसीने की कमाई को बाहर विदेशों में सप्लाई कर दिया, भगा दिया, लोगों को गुमराह किया मीडिया के जरिए से, और ये कहा कि देखिए मैं 15 लाख रुपए दूंगा, सर ये तो आपने मैं बता दिया जुमलेबाजी करूंगा, मैं काला धन लाऊंगा, लेकिन हमारे खून पसीने की कमाई हमारे देश की वो विदेशों में भगाई जा रही है। ये जनता को समझने के, समझाने के लिए मीडिया को साथ और सहयोग देना होगा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मतलब जनता इस बात को समझेगी, फिर दूसरे लोगों को सत्ता में पहुंचाएगी, यही तो करेगी जनता, कुछ और करेगी इसके अलावा? हाँ बिल्कुल। देखिए अब आने वाला वक्त जो है सर ये मेरा सवाल का जवाब दीजिए। जैसे जनता मान लिया मैं भ्रष्टाचार वहां कर रहा हूं, तो जनता मुझे हटा के और आपको वहां पहुंचाएगी, यही तो करेगी, इससे ज्यादा कुछ जनता कर सकती है? देखिए परिवर्तन ही है इसका, परिवर्तन ही इसका उपाय है। सर वही तो जी सर, ये परिवर्तन ही हुआ ना कि मुझे हटा के आपको वहां पहुंचाएगी। जी ठीक है। अब जिन कारणों से मैं धन को उठा के बाहर फेंक रहा हूं, उन्हें अगर वो कारण वहां एज इट इज रहे, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप भी उन्हीं कारणों से उस धन को उठा के बाहर क्यों नहीं फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। हमें वो आदमी चुनना है जिसके अंदर प्योर अम्बेडकरवाद भरा हो। हाँ तो वो थोड़ा हमें वो इंसान को चुनना होगा। कैसे चुनोगे? हमें वो चुनना होगा जो प्योर अम्बेडकरवादी होगा। सर उसकी पहचान क्या है? पहचान है ना, बतला रहा हूं, जो आज तुमने इस्तेमाल कर लिया, शासन सत्ता में बैठा है, अब उन लोगों ने हमारे समाज को क्या दिया है उनको हटा देना चाहिए, बर्खास्त करो, परिवर्तन लाइए। देखो फिर परिवर्तन ही इसका उपाय है। फिर आप वही कह रहे हैं, परिवर्तन तो हर 5 साल में 10 साल में हो ही रहा है। नहीं हो रहा है। कौन सी सत्ता है एक का दुक्का को छोड़ के जो कि कंटिन्यू शासन में रहती है, स्टेट का हो और चाहे सेंटर? अब देखिए कितना कंटिन्यूटी में है आज। हाँ ये तो लोग लालच में ना लोग लालच में जो है, आप देखिए कहते हैं जी हम तो आज से गारंटी दे रहे हैं 400 पार। यानी गारंटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में अभी देखिए हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से लाओ। तो आपने बोल दिया ना, ठीक है मान्यवर, अभी कल की घटना है कि कल ही इन्होंने चुनाव आयुक्त ने जो है इस्तीफा दे दिया। उससे क्या तो षड्यंत्र के तहत इस्तीफा लिया गया उनसे, या उन्होंने ये सोच करके कि यदि परिवर्तन होगा तो मेरा क्या होगा। उसने भी, बंदे ने, उस अधिकारी ने भी, चुनाव आयुक्त ने भी नहीं सोचा जनता के लिए कि जनता का क्या हाल होगा। अरे तुम इस्तीफा दे रहे हो, इस्तीफा से पहले ईवीएम को लिख के चले जाते, सबका भला हो जाता। हाँ वही यानी जमीर जागा तो है अधूरा, यानी कहीं ना कहीं उसके भी षड्यंत्र घुसा हुआ है। हाँ हाँ भाई देखो, माने जो सत्ता में है उनके षड्यंत्र घुसा हुआ है, और घुसा हुआ किस लिए है कारण आप बता नहीं रहे। कारण आपने अभी तक बताया नहीं कि सत्ता में पहुंच के षड्यंत्र कैसे घुस जाता है, क्योंकि जो सत्ता में पहुंच रहा है उसके षड्यंत्र घुस जा रहा है। भाई देखिए अभी मैंने आपको बतलाया, आप वहां नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो मेरी बात तो आप मुझे समझाओगे तो देखिए अभी जो हमारे पास में आपके हाथ में पावर है, हम तो बिल्कुल आपके हाथ में पावर है कि मेरी बात सही हो तो जनता तक पहुंचाइए। हाँ सही तो सरकार की नहीं है तो वो आप मत पहुंचाइए। नहीं हम तो लेकिन आप क्या करते हैं, आप जैसे व्यक्ति कुछ महान हो सकते हैं कि जो बराबर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी है। सर उसका कारण भी तो देखना पड़ेगा ना। मान लो कि कोई पत्रकार आपकी बात को नहीं पहुंचा रहा जनता तक, ठीक है, तो उसका पीछे कोई कारण होगा ना। कारण तो वही है, वो लालच। देखिए आज शासन सत्ता में डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, उस डर से हमें निकालना होगा समाज को। मतलब जो सत्ता में लोग हैं उनको डर नहीं है, लेकिन जो जनता है, डर कहां से होगा जब शासन सत्ता में बैठे, पावर उनके हाथ में है। तो लोगों को ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का, पुलिस का, फोर्स का, मतलब सबका डर दिखा रहे हैं। अभी आप अमेरिका में ही चले जाइए, अमेरिका में एक मूल निवासी के साथ में किसी ने, पुलिस वालों ने अत्याचार किया, लेकिन वहां के लोगों ने एकदम इकट्ठे होकर के उस पर एक्शन लिया, तो वहां सुधार हो गया। अपने हक अधिकार के लिए हम लोग अपने लालच को देख रहे हैं, हम समाज को नहीं देख रहे हैं। हम पूरी तरीके से समाज से अलग होकर के खुद गर्ज बने। मतलब आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपके कहने से जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो ईमानदार हो जाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए वो ईमानदार आने चाहिए। बिल्कुल। और आपकी बात क्यों वो होगा, बैलेट पेपर से चुना होगा। तो सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दो ना। माने आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपकी ये बात सुन के और जो मीडिया वाले और जो
भ्रष्ट बाकी दूसरे लोग हैं, वो आपका अनुगमन कर रहे हैं, बुद्ध की नहीं मान रहे, वो किसी साधु किसी साधु की नहीं सुन रहे, क्योंकि साधु भी यही कह रहे हैं कि ईमानदारी से जियो, बेईमानी नहीं करो। उनकी बात नहीं मान रहे, आपकी बात मान लें। नहीं, मेरा तो आह्वान है, किस तरह से मेरा तो आह्वान है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने भी आह्वान किया था लोगों में प्रचार हाँ, तो प्रसार वही किया, अच्छी बातों वही का। तो कह रहा हूँ कि उनकी बात नहीं मान रहे। साहब ने भी प्रचार प्रसार किया, ये तरीका काम और नहीं किया ना देखिए भाई। गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा, गुरु कोई सा भी मजहब हो, ईसाई मजहब सर, का तो ये हो, कुछ तरीका भी हो, सबने यही कहा। हाँ, तो उनका ये तरीका काम नहीं किया ना, तभी तो ये अपील कर सब रहे हो आप। करेगा, ये अपील सब होगी। देखिए, अपील से हजारों होगा, साल से। लेकिन आप जैसे साथी ईमानदार मिल जाएं मैं कि क्यों ईमानदार वास्तव हो में जाऊं? ये चीज पहुंचे समाज में। देखो, फिर वही बात है, फिर आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं ईमानदार हो जाऊं। सवाल तो इसी बात का है कि मैं ईमानदार क्यों नहीं हूं और क्यों हो जाऊंगा। सवाल इसी बात का है कि मैं ईमानदार क्यों नहीं हुआ अब तक। बुद्ध की और मोहम्मद की और जीसस की और राम की और कृष्ण की और भंते की बात सुन के मैं ईमानदार अब तक क्यों नहीं हुआ, और आपकी बात सुन के ईमानदार क्यों हो जाऊंगा? क्या है ऐसा आपकी बात में? मेरी बात में इसीलिए है, बुद्ध से ज्यादा क्या है आपकी बात में? मेरी पास में बुद्ध से ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर मेरी बात में केवल आज जो है अपनी आने वाली जो नस्लों तरीका बुद्ध का काम नहीं किया वो आपका क्यों कर जाएगा? देखिए, आने वाली नस्लों का मेरे अंदर दर्द है कि दर्द हम तो- लोगों को आपको अपना मकसद अरे सर, बना लेना दर्द तो बुद्धा चाहिए के अंदर भी कि था। हमारे अंदर जो आने वाली नस्लें हैं, जो आज जीवन जी रहे हैं, वो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को वो सहन ना करना पड़े। अरे यही सोच के तो सब लोग कर रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि उनकी आने वाली नस्लें कम गरीबी में ना जिए, पावर के बाहर ना जिए, वो भी यही सोच रहे हैं। नहीं, और आप सीधा भी वही सीधा सोच रहे हैं। मानवता के ऊपर आइए, मानवता के प्रेम कीजिए, और तभी कुछ हो पाएगा, अरे वरना सर, कुछ नहीं। मतलब उनके जो बच्चे हैं वो मानव नहीं है? किसके? तो ये नहीं है कि जरूरी आप जो है सारा धन एक जगह इकट्ठा कर ले, एक ही व्यक्ति तो को मिल कारण, जाए। तो बाबा कारण तो वही तो हुआ ना, मेन रीजन हुआ इसका मान्यवर पैसा। अरे सर, हाँ, और वो पैसा जो है तो फिर वही पैसे का इसका- बताओ, फिर पैसे का क्या हर करोगे? पैसा वोटर्स हटाना को, है। जो वोटर्स है हमारा, उनको हक अधिकार आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। कारण? उसको कारण है उसका वही, जो शासन सत्ता में जो है लालची लोग और गुमराहियत करने वाले बैठ जाते हैं। देखो, आप बार बार उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। जो वहां पहुंच गए हैं लोग, देखो, या तो दो बात है, या तो वो लोग पहले से लालची और हरामखोर और उनको जो भी आप बोलो, वो पहले से थे, जन्म से ऐसे हैं, और वहाँ पहुँच गए हैं तो वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये संभावना है। दूसरी ये संभावना है कि जनता में से वहाँ जो भी पहुँच जाएगा उसमें से 99% ऐसे ही होंगे। मान्यवर, आप कोई इक्का मेरी दुक्का नहीं बात होगा। को समझ नहीं रहे। आप तो आप कारण तो घुमा बताएं ना रहे फिर। हैं। मैं नहीं घुमा रहा, आप कारण नहीं आप बता घुमा रहे। रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था क्या? कि जब भी आप कभी ऐसी स्थिति में हो, उसको सुधारने का एक लोकतंत्र का तरीका बनाया। उस लोकतंत्र में ये भी कहा बाबा साहब ने कि आप कभी भी पार्टियों के ऊपर निर्भर न रहें। पार्टीबाजी जो बनती है, आप उससे उबर करके अलग अलग संगठनों के अलग अलग लोगों को चुने कि हमारे समाज में कौन अच्छा वर्क कर रहा नहीं चुन है। रहे ना फिर। मतलब भाई देखो, जो वर्क कर रहा है वो पार्टी के ऊपर मत जाइए। सर, आप ही तो बता रहे हैं। आप वो देखिए कि चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, आप उसके ऊपर जाइए, जो आपके समाज में काम कर रहा है, तो आप उसको चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। देखो, फिर वही बात, आप उसको चुनिए। देखो, पिछले 70 साल में क्या लोगों ने ऐसा किया? नहीं किया। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो अंबेडकर जी की बात नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे अभी भी। तो जब बुद्धा की नहीं सुन रहे, अंबेडकर जी की नहीं सुन रहे, तो आपकी क्यों सुनेंगे? नहीं हो सकता है कि उनके आप दिमाग में आ जाए। आप अंबेडकर जी से और बुद्धा से ज्यादा आगे हैं क्या? आप बताइए। आगे की कोई बात नहीं है। तो फिर आपकी क्यों सुन लेंगे वक्त वो? जो है किसके लिए किसकी बात मान ली जाए। मतलब मेरा तो मतलब ये आह्वान भी करने तुक्का का है। है। देखिए, मतलब ये मैं भी तो तुक्का होगा। जनता से आह्वान करने का मेरा अपना काम है। मैं अपना आह्वान कर रहा हूं सोचिए और जरा, जनता को अपना अप्लाई करना कि हाँ, वास्तव में कौन सी सत्यता है, क्योंकि सत्य में वो जयते, केवल सत्य की विजय होती है। सत्यता पे क्या बात कर रहे हो आप? तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो मतलब पिछले 70 साल से सत्य की विजय हो रही थी। कहाँ हो रही है? आप ही तो बता रहे हैं कि सत्यमेव जयते। आप ही तो बता रहे हो। बिल्कुल बतला रहा हूँ, सत्य में वो जयते हमेशा रहेगा। सत्यमेव जयते का मतलब समझ रहे हो क्या जी। होता है? कि सत्य की ही विजय होती है। बिल्कुल हकीकत है। हाँ, तो इसका लेकिन मतलब उसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है सर। और इस्लाम मजहब को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जाते का मतलब है कि रजीम
यानी जो शैतानियत है, गलत लोग हैं, उनको ऊपर वाला पहले मौका दे देता है। ऐसा क्यों? लेकिन उसके लिए नहीं, रुको। इसका मतलब है गलती ऊपर वाले ने की है। ना, वो जो शैतान बना है, क्योंकि अभी उन्हीं का मौका यदि चल रहा है। आप उसके लिए पढ़ोगे शैतानियत का और इस्लाम मजहब को, उसमें शैतान जो बना गया है वो एक अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए बनाया गया। तो किसने पैदा किया था उसको? किसने? उस नाफरमानी वाले को पैदा किसने? वो भी रब ने पैदा किया। तो क्यों किया था उसने? लेकिन उसको ये जब हुक्म दे दिया, वो उसने उस हुक्म को नहीं माना, तो इसीलिए उसको शैतानियत का दर्जा दे दिया गया। उसने अब ऐसे बहस करने के लिए तो अच्छा, बहस नहीं करेंगे, पूरा दिन निकाल देंगे, पूरी रात निकाल देंगे, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे। मतलब सदियों से बुद्धा, अम्बेडकर जी और कुरान और बाइबल सब सुनाए जा रहे हैं, उससे ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर बैठ के बहस ना करें। तो भाई मेरे उसके लिए आप भी उसका वही संदेश दीजिए, थोड़ा थोड़ा जो मैं काम करूंगा कुछ आप करेंगे। अरे सर, मैं कैसे दूं? कोई और करेंगे। सर मैं तो यही तरीका होगा। सर मैं तो पहले ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इतने इतने ऐसे महान पुरुषों का संदेश काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कहीं गलती तो नहीं है? हम क्यों उस गलती को दोहराएं? हम अपने बुजुर्गों की गलती को, अगर वो है, उसे चेक क्यों ना करें, भले ही उसमें रात हो जाए। भाई चेक करिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा सीधा सीधा उस पे। फिर वही बात है, बाबा साहब ने अगर कोई बात गलत कर दी, कोई गलत, भाई वहां पर चेक ना करें? जो पहले हो चुकी उसको सुधारिए ना। तो चेक ना करें क्या? कहा कि चेक करके तो पता करो, अपने समाज को संगठित करो, शैक्षिक। देखिए आप तो फिर बाबा जी की बात कर रहे हैं कि संगठित करो। देखिए अभी जो हमारा भारतीय संविधान है, अनुच्छेद यदि आप 51 पढ़ेंगे, उसमें सीधा है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने देश को चलाइए। लेकिन आज जो शासन सत्ता में बैठे हैं, वो पाखंडवाद फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि महिलाओं की कोई बेइज्जती करता है, उसको ऊंचा दर्जा दे देते हैं। कोई गोबर की, कोई मूत्र की, गौमूत्र की, इनकी बात करता है, उन्हें आलीशान दर्जा दे देते हैं। कोई पाखंडवाद की बात करता है, मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, उसके लिए कर देते हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हो कि एकत्र हो जाओ। अरे भाई जानेंगे वो क्यों कर रहे हैं। अरे भाई मोदी जी, उनका जो लालच है वो इसलिए कर रहा है। अच्छा, मतलब आप नहीं सोचोगे ऐसा, वो जाने? कौन जाने भाई, वो उसका दिमाग है ना, वो कर रहा है। मैं तो आपके अपने राय दे रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए आने वाली नस्लों के लिए। अरे सर, ये राय तो सदियों से लोग देते आ रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो आप बताइए, आपके पास यदि रास्ता है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप तो पत्रकार हैं सर, अभी वक्ता आप हैं, तो आपके पास क्या है? अभी उस पे बात हो रही है। जब मैं वक्ता मेरे पास में, मैंने आपको सीधा बतला दिया कि अभी 2024 का वक्त है। अरे सर, ये ठीक, अब ये चुनाव का ये वक्त तो अभी 2019 में था, अब 2000 उसके बाद फिर 29 में आ जाएगा, तो चलता रहेगा, है ना? ये वक्त तो रुकता है नहीं। वो जब अंबेडकर जी भी थे तब भी कोई चुनाव ही होता था, है ना? तो ये तो चलता आ रहा है। ये एक इलेक्शन से न ठीक हो जाएगा और न खराब हो जाएगा, है ना? अब तक 16 इलेक्शन हो चुके हैं, 16-17 इलेक्शन हो चुके हैं, तो ना एक इलेक्शन से कुछ खराब हो गया इतना कि दुनिया उलट गई, और ना कोई इतना बढ़िया हो गया कि भाई बल्ले बल्ले, है ना? अभी सब चल रहा है ऐसे ही। तो सवाल इस बात का है कि जिस बात के लिए हम लोग रो रहे हैं पिछले 70 सालों से, और उसमें नहीं कोई समाधान हो पा रहा है, बुद्धा के कहने पर भी नहीं हो रहा, अम्बेडकर जी के कहने पर भी नहीं हो रहा, आप भी कोई ये पहली बार नहीं बोल रहे होंगे, आप भी पता नहीं पिछले साल भी बोले ही होंगे, आपके कहने से भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या बैठ के ना सोचें कि भाई इसके ऐसे क्या कारण हैं जिसमें हम कुछ ऐसा कर सकें कि अगर उसे ठीक कर दें तो फिर ये हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए। इसके लिए हमें SC और ST को 2 वोट का अधिकार चाहिए। 2 वोट जी, ओके ठीक, ओके। चलो, जो मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी संवैधानिक के अनुसार नहीं, 2 नहीं 5 उसको जो है पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए। संख्यानुपात में जब तक हम नहीं आएंगे, उनको बराबरी का हक अधिकार नहीं बांटेंगे सबको, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सर मैंने बता दी, ST और SC को जो है 2 वोट का अधिकार, और EVM हटाने का पहले सबसे पहले मुद्दा। सर 2 नहीं, हम 5 हम सोच के चलते हैं कि हो सकता है आप कोई संकोच बस कम कह रहे हो, 5 करके देखते हैं। नहीं, 2 वोट का अधिकार बहुत है। अरे सर, मतलब ऐसे सोचने के लिए नहीं, बाबा साहब को भी गुमराह करके उन्होंने 1 वोट पे ला दिया था जनता के लिए, वो 2 वोट का खत्म कर दिया था। अरे सर जी, हम लोग सोच के देखते हैं ना भाई अगर 2 वोट से अच्छा होगा, 5 से तो और जल्दी हो जाएगा ना। कोई नहीं होगा, 2 वोट बस बहुत है। अच्छा, बस 2 पर ही है जी। 2 से ज्यादा होगा तो भी खराब है? नहीं, बिल्कुल 2 से कम होगा तो भी खराब है, बस केवल 2 वोट का अधिकार SC और ST अच्छा, को। तो आप थोड़ा यही बताइए कि SC ST को 2 वोट का अधिकार
आप उनको 3 का वोट का अधिकार नहीं देना चाह रहे, 5 का नहीं देना चाह रहे, ऐसा क्यों है? मतलब 2 ही क्यों? बस 2 वोट का अधिकार, जब बाबा साहब के लिए यह सुधार हुआ था उस टाइम पे 2 वोट का अधिकार था, क्योंकि 1 बाबा वोट का साहब भी ने अब नहीं है ना, वो देखिए, उनसे यदि कोई पूछ लेते गलत हैं। करेगा अब तो शासन आप सत्ता में बैठ करके तो हम अपनी वोट वापस ले सकते हैं ना। अरे सर फिर वही बात है जी, वापस लेने का 1 वोट का अधिकार होगा तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सर, और वो तो जो 1 वोट शासन से भी ले सत्ता में सकते हैं जाएगा ना। वो गलत नहीं कर पाएगा, अरे सर, सीधा सा है। सर ज्यादा बहस करेंगे उसके ऊपर तो उलझते ही रहेंगे हमें। नहीं सर, क्लियर तो करना पड़ेगा। देखो, फुल क्लियर मैंने बतला दिया, 2 वोट का अधिकार के लिए हमें मतलब- लड़ाई लड़नी है, मतलब आप भी जनता मोदी के लिए छुट्टी। आप भी मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं क्या? कौन कि मोदी जी? कि जो सवाल पूछेंगे तो मैं ढंग से ऐसा कोई जवाब फॉलो नहीं दोगे। करता तो हूँ। फिर आप मोदी जी के पास जाकर के दिखा दो, यदि उनसे पूछ लो सीधी अरे तो कोई वही बात। तो मैं कह रहा हूँ, नहीं पूछ सकते हो यही ना, तो मैं आरोप वो तो लगा रहा हूँ। तानाशाही चल रही है वहाँ अरे पे, तो मनमानी चल रही यही है, तो मैं कह रहा हूँ, यही तो देश आरोप को लगा- लूट दिया जा तो रहा है, आप तो ऐसा ना खोखला करो। कर दिया, पाखंडवाद फैला रही आप तो है। ना ऐसा करो ना। ऐसा मत करो ना कि आप तो मैं तो बिल्कुल आपको बतला दी, शिक्षा के लिए आइए, आप लोग बात करिए, हाँ तो मुझे शिक्षित कराइए, अपने समाज को संगठित कराइए, संघर्ष कराइए। अरे सर, मतलब ये हो गया कि आपकी जो जनसंख्या कम है वो 2 वोट देंगे तो वो नहीं तो जनसंख्या कम कैसे है? जनसंख्या कम नहीं है, जो आज हमारा SC, ST की हुक्मरान कम- कौम रहा जनसंख्या है कम पहले, कहाँ? आज वो यही तो गुलामी पूछ की रहा हूँ मैं। कगार पे आ गया है, वो गुलामी की नहीं, नहीं, कगार रुकिए, जो है आज उससे अरे, निकलने के अरे, लिए अरे, रुकिए। हम लोगों को ऊपर उभरना होगा। अरे सर रुकिए ना, जैसे कल को मुस्लिम बोलने लगे हैं कि हम तो 18% आदमी है, 20% है, तो हमें 5 वोट का अधिकार देना चाहिए, तब उनका बराबर होगा सब। नहीं, पृथक निर्वाचक क्षेत्र को देना चाहिए। नहीं वो ऐसा कह रहे हैं पृथक कि निर्वाचक SC, ST क्षेत्र को 2 जैसे वोटों का अधिकार SC होना समाज को, आपको मिला था। अरे सर फिर वही बात है। अरे जैसे SC समाज को संख्या के अनुपात में अलग अलग क्षेत्रों में उनकी संख्या के अनुपात में पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाता है कि यहाँ से ये सर, अलग-अलग कहाँ निर्धारित है कि नहीं, SC ही लड़ेगा, तो वहां से ऐसे ही मुस्लिम को भी यहाँ का अधिकार होना चाहिए। जो आज अत्याचार हो रहे हैं, एक नमाज पढ़ने पर भी सर बिल्कुल उनके लात बजाए जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनकी मस्जिदें खराब कर दी जा रही है, मदरसे बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति को कानून की पकड़ में होते हुए, पुलिस फोर्स के होते हुए सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है। कहाँ का न्याय बचा है? हाँ, तो हम तो न्याय व्यवस्था खराब है। तो हम कब करेंगे अभी न्याय उसी है? से सीख लीजिए, जो मुस्लिम टकराते हैं, तो- पाकिस्तान अरे भाई, टकराते हैं। solution पाकिस्तान का जो एक चुनाव आयुक्त था, उसने जो है बिल्कुल कहा अपना मेरा जमीर जाग गया है और मैंने ये गलत किया, मुझे जो है सरेआम फांसी पर लटकाया हाँ, जाए, सरेआम चौराहों पे तो मतलब हम लोग डंडे बरसाए जाएं। मतलब हम लोग इंतजार करें कि जब किसी का जमीर जागेगा तो कुछ हो जाएगा। मतलब हम सरकार के खिलाफ चले। नहीं हम कुछ ना करें, अभी किसी चुनाव आयुक्त का अगर जमीर जाग गया या मोदी जी का जमीर जाग गया तो वो ठीक कर लेंगे, हम लोग कुछ ना अरे भाई, किसी का कोई जागा नहीं है, आपको और हमें ही करना है। सड़कों पर हमें इकट्ठे होकर के उतरना पड़ेगा, जन आंदोलन सर, करना कितने पड़ेगा, बार- तभी कुछ होगा। कितने बार इकट्ठे जेल भरो आंदोलन शुरू कर दो, चलिए मेरे साथ में। पूरे देश की जनता को यही सलाह मशवरा दिया जा रहा है और समाधान नहीं बताया जा रहा। भाई अम्बेडकर जी ने नहीं बोला था कि सब इकट्ठे हो जाओ? क्यों नहीं हुए? क्या कारण था? चलो बताइए। हमारे बीच में मैंने बतलाया कि कुछ हमारे बीच में आस्तीन के सांप घुसे हुए हैं, ओके, जो ओके, अपने ओके। कच्चे लालच के चक्कर में ओके, हमारे तो अंदर ये ही बात फूट डालो राज करो की हाँ, नीति तो- को उनका साथ और सहयोग दे रहे हैं। तो ये बात अम्बेडकर जी को नहीं पता थी कि हमारे बीच में सपोले घुसे हुए हैं? बोला भी था उन्होंने। क्यों बोला नहीं? अच्छा, क्या इसका उन्होंने? मतलब पता थी उनको? हैं? तो इसका उपाय क्या ढूंढा उन्होंने क्या उपाय नहीं ढूंढा? कि जो सपोले हैं वो प्रभावी ना हो? हमारे बीच घुसे हुए जो सपोले हैं भाई, उनकी बात लोकतंत्र चले ना। इसीलिए बनाया गया, अरे लोकतंत्र तो चला इसीलिए क्यों लाया नहीं? गया, तो चला क्यों नहीं? चलाया इसलिए नहीं गया है कि जो 2-3% के लोग थे, जो हमें आजादी मिली फिर भी उन्हीं के हाथ में चली गई, कैसे चली गई? वही और तो पूछ उन्हीं रहे हैं। लोगों ने अपने आप को देखो, यहाँ फिर वही काबिज करने के लिए अरे चली कैसे SC, गई? ST, OBC को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को गुमराह किया। अरे सर, और कैसे चला गया? अरे सर 1951 में जो वोटिंग हुई, जो इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों ने वोट नहीं डाला था क्या? लोगों ने वोट डाला, लेकिन तब तो EVM भी देखिए, नहीं था। सरदार अरे, वल्लभ भाई पटेल सर, सवाल सुनिए OBC ना। समाज के थे, उनको चुना गया था, लेकिन यार, हद हो गई। एक अरे भाई, वो 50 में मर चुके थे यार। करमचंद गांधी यार, नामक कैसी- व्यक्ति ने कैसी बात षड्यंत्र रचा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अकेले वो दे दिया चुन करके। अरे भाई साहब, आपको नहीं पता है 1900 पहला इलेक्शन होने के पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो चुका था, कांग्रेस के अध्यक्ष है ना? थोड़ा सा जी थोड़ा इतिहास समझ के रखो है, ऐसे मत। 1946 में तो एक्चुअली आप थोड़ा यहाँ बैठो तो, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ
तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था। हाँ। जब मौलाना तो आजाद देश का ने- चुनाव नहीं था वो। देश का नहीं बोला तो हुआ है। हाँ, तो फिर? तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था तो 14 जगहों में से 12 जगहों से जो आए, तो सबका सजेशन था कि अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए। लेकिन गांधी जी ने पटेल जी को समझाया, मौलाना आजाद को भी समझाया, उनसे तो पहले रिजाइन लिया, और उसके बाद इनको भी समझाया। और गांधी जी का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। उन्होंने बड़े मोहब्बत से यह समझाया कि देखो, अब अगर अध्यक्ष अगर हम इसको बनाते हैं, पटेल जी को बनाते हैं, पटेल जी का वो फेम नहीं था, इंटरनेशनल फेम नहीं था, इंटरनेशनल टच नहीं था, क्योंकि एक देश अगर बनने जा रहा है तो उसका एक कनेक्शन होगा सारी दुनिया से। वो जो नेहरू एक इंटरनेशनल फेम के इंसान थे, एक स्कॉलर थे, तो उनको ये समझाया गया। तो पटेल जी ने स्वयं कहा कि हाँ मेरे तो उम्र भी हो चुकी वो है, खुद ही मान गए थे। तो हो गए थे, तब उनको दिया। देने के बाद जब ये वो तो होम मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहते थे, पंडित नेहरू ने कहा नहीं आपको होम मिनिस्टर बनना है, आप बुजुर्ग हैं, उस पर काम करना होगा, करे भी वो, है ना। उसके बाद जो है, और उसके बाद एक धड़ा जो है यूपी का ये भी तैयार हो गया था, कांग्रेस को तोड़ने की इस पर आ गया था। यार एक बात सुनिए मान्यवर, नहीं सुनिए एक मिनट। पंडित जवाहरलाल नेहरू फेम थे, मान लिया, ठीक, उनके क्योंकि वो धनाढ्य परिवार से थे, हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ओबीसी से थे, यानी किसी को भी मौका नहीं मिलना चाहिए आपके हिसाब से, तो ये है। हो गया आपका सवाल, हो गया हैं? हमारे सवाल हो समाज गया? को, यानी सवाल हो ओबीसी गया, को, सुन जो लीजिए, मूल सुन निवासी लीजिए, है सुन यहाँ पे, लीजिए। उनको हक अधिकार मिलना ही नहीं देखिए, चाहिए मैं आपके ऐसा हिसाब से तो। मैं भी किसी के पक्ष में नहीं। हाँ हो गया ना, अभी आपका सवाल पूरा हो गया, लेट मी क्लियर। रही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पटेल में, नेहरू में, गांधी में, सब में आपस में थोड़ा बहुत मतभेद था, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं था। अब राजनीति ऐसी हुई कि आप कहते हो ओबीसी पटेल थे, शूद्र थे, नहीं बनाया गया, बिल्कुल दुरुस्त है, चलो मान लेते हैं आपकी बात इस एंगल से। लेकिन देश को चलाने की यहाँ बात थी कि किस तरह से हमारा देश चले, कैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड हों, कैसे हम जो है एक नीति इस पर चलें। वो काबिलियत जो थी, हम समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में नहीं थी। ये काबिलियत का यहाँ मामला था। और उसके बाद उनकी उम्र भी हो चुकी थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित नेहरू से लगभग 20 साल उम्र में बड़े थे, जिनकी उम्र लगभग आके 75 के करीब हो चुकी थी। तो 70-75 साल की का एक व्यक्ति है, दूसरी तरफ एक लगभग 50-55 साल, 55-60 साल का व्यक्ति है, तो उसमें तो फर्क तो होगा ना उन दोनों में। तो हाँ, बहुत कई सारी वजह थी, और उनका फिर फेम भी था। उसके बाद जो ब्रिटिश लॉबी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, या जो ये था, वो पूरी तरह से जो है वो नेहरू को ही देख रहा था, नेहरू किसके उससे ही कर रहा था, क्योंकि उनका वो फेम था, उनका वो कनेक्शंस था, इसको बिना पर। अब ये जो इलेक्शन हुआ था, जिसको कहते हैं कि वहां पर पहली बार घपला कर दिया गांधी जी ने, ये गांधी जी पर एक बेबुनियाद इल्जाम है। गांधी जी का कोई कसूर नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, और भी एक इल्जाम लगाया जाता है बेबुनियाद कि उन्होंने भारत को डिवाइड कर दिया। एकदम गलत इल्जाम है गांधी जी पर। मैं गांधी जी की कई बातों से मैं खुद इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाता है, वो खुद जिन्ना के पास गए और ये कहा कि आप गवर्नर जनरल बन जाइए, मैं जाके बात करूंगा, लेकिन देश को मत तोड़िए, मत बांटिए, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। तो जिन्ना ने बस इतना ही कहा था कि गांधी जी हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप ये चीज कांग्रेस कमेटी से लिखवा के लाइए। कांग्रेस कमेटी ने लिखने से मना कर दिया। ये हो गया मामला, गांधी जी इसी में फंस गए, इसीलिए वो कांग्रेस से भी नाराज हुए। और बाद में कांग्रेस को भी उन्होंने ये कहा कि अगर तुम कहते हो कि आज़ादी तुमने हासिल कर ली है इस दंगा फसाद करके, तो मैं ऐसी आज़ादी को भी नहीं मानता। शायद इसी वजह से ही उन्हें महात्मा का खिताब भी मिला। और ये भी क्या, और उनका जो कैरेक्टर था, जैसे उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसी गलतियाँ उनकी हुई, उनकी नीतियों में, उनकी बातों में हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो कोई संवैधानिक पद में कभी भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात भाई वो कभी संवैधानिक पद पर रहे या ना रहे, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कभी साथ भी नहीं दिए, और वो उनसे इतना चिढ़ते थे कि कभी भी दलित समाज का, एससी समाज का, जो पिछड़ा दबा कुचला वर्ग का ये बच्चा इतना पढ़ लिख रहा है, ये ऊपर नहीं चला जाए। उन्होंने 2 वोट के अधिकार के लिए भी उनसे लड़ाई लड़ी। ये पॉइंट आपका है कि 2 वोट का जो अधिकार था, इससे पिछले कोई किसी बात में आपके दम नहीं। हिंदू कोड बिल जबरदस्ती का, तो उसे गांधी जी थे ही नहीं, गांधी जी थे ही नहीं। अरे भाई इस बारे में पूछते हैं ना। हाँ देखो,
हाँ एक तो ये वाली बातें जो है आपकी क्लियर होगी। दूसरी आप ये बात बताइए कि 2 वोट का अधिकार आप किसी को किस आधार से दो? कोई आधार तो होगा ना। अच्छा, आप बोलेंगे इस पर? हाँ, तो उनसे ले लीजिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना जी। तो आप माने किसी भी व्यक्ति को 2 वोट का अधिकार संविधान बढ़िया में बात। किस आधार पे आप दोगे? जी, संविधान में उसी आधार पर देंगे जैसे अब समाज की बात आई, जब 2 वोट के अधिकार के राइट की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की, तो ये उन्होंने उसमें ये रखा था कि चूंकि मेरा समाज जो है डिप्रेस्ड क्लास है, यानी जो ये है डिप्रेस्ड क्लास होने की वजह से वो गरीब भी है और उसके बाद मजलूम भी है, तो उसको जो है मेरे समाज को पॉलिटिकल राइट यानी जो राजनीतिक अधिकार है उसको लेने के लिए 4 कैंडिडेट खड़े किए जाएं। उन्होंने जो अपना फॉर्मूला दिया, 4 कैंडिडेट खड़े किए जाएं और चारों के चारों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला वोट वो दिया जाए और जो वोट लेने का भी उसको अधिकार होगा, यानी सिर्फ अपने समाज के 4 को खड़ा किया जाएगा। तो 72 सीट उनको ऑफर हुआ था। खैर वो छोड़ दीजिए सीट, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं किसी व्यक्ति को हाँ, संविधान में उसकी उसकी वोट की कीमत 2 वोट और किसी और की वोट की कीमत 1 वोट, ये किस आधार पे आप कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो ये डिप्रेस्ड क्लास के थे, किस टाइम? क्योंकि वो हाँ डिप्रेस्ड क्लास की होने की वजह से लोगों का चैनल उस तरह का नहीं है। दबे कुचले शोषित समाज के से बिलोंग करते थे और उनके पास कोई धन और ये संपदा नहीं थी, इसलिए उनको ये अधिकार मिलना चाहिए था। अरे सर नहीं, वो ठीक है, वो ठीक हाँ, सवाल किस कानून से सवाल ये देखो, सवाल ये बात है गणतंत्र से। हाँ, मतलब आप ये देखें कि और ये पूरी दुनिया में है, ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कि निर्णय करने का, क्योंकि वोट का मतलब होता है कि आपको निर्णय करना है जी, है ना, कि आप किस आदमी को अपना प्रतिनिधि आप बना रहे हो, है ना। तो अब मुझे 2 वोट का अधिकार मिल जाए, माने मेरे वोट 2 माने जाएंगे और आपका वोट 1 माना जाएगा, और इस आधार पे फिर ये तय होगा कि कौन सा जो आदमी है वहाँ जाके जीतेगा, मतलब कौन किसका प्रतिनिधि बनेगा। तो अगर ये मूल में अगर आप ये अधिकार अलग अलग कर दोगे कि कुछ लोगों की 2 वोट या 2 से ज्यादा, कुछ लोगों के नहीं, पर्टिकुलर एक समाज के है वो। अरे सर, कुछ ही लोग हो गए ना कि हाँ, कुछ हो गया, ठीक है, 22.5% का। हाँ, आउट ऑफ भाई गणतंत्र में आप ये बोलोगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी वो तो अभी तो गणतंत्र आया नहीं है ना, जब ये बात हो रही है। अरे सर, गणतंत्र लाने के लिए ही तो ये बात हो रही थी। हाँ, हाँ, 1932। हाँ, अगर ऐसा हो जाता जैसा आप कह रहे हो, फिर तो ऐसा बोला जाता कि वी द SC पीपल, क्योंकि फिर अधिकार उनका, SC ST आप जो भी बोलो, जिनका भी बोलो, कि भाई अब ये चुनेंगे क्योंकि इनके पास में 2 वोट का अधिकार है। जैसे अंग्रेजों के समय होता था कि भाई अंग्रेजों का अधिकार अलग होता था और जनता के अधिकार अलग होते थे। अंग्रेजों के लिए कानून भी अलग होते थे और जनता के लिए कानून। दे आर नॉट इंडियंस, ये भी इंडियन और उससे मतलब नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए था कि वो कॉलोनी थी ना, वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। अरे भाई साहब, हाँ, वो ये कॉलोनी थी, उनके लिए अलग कानून थे, तो ये गलत बात थी ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, एक जगह जब लोग रह रहे हैं, किसी एक टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, और अगर उनके अधिकार अलग अलग कर दिए जाएं कि आपके तो कुछ और आपके तो कुछ, कोई भी चीज में, खाली वोट में ही नहीं, कोई भी चीज में, कि आपको तो 1 जॉब करने का अधिकार है और आपको 4 जॉब करने का अधिकार है, ऐसा भी कर दिया जाए। करते भी हैं लोग, 4 जॉब भी कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम। अरे मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, करने को तो आप 50 कर लो ना, वो उसकी बात थोड़ी हो रही है। अधिकार कानून में अधिकार लिखे जाते हैं। क्या ओके ओके, इट्स ओके, हाँ ठीक है। कानून कौन बनाता है? आदमी ही बनाता है ना, उन्हीं के अधिकार के लिए बनाता है। हाँ, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वहां पर कोई उनको बेस रखना होता, या तो उन्हें ये रखना होता कि अब इस देश के जो फर्स्ट नागरिक हैं वो कुछ लोग जिनको 2 वोट का अधिकार होगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। अरे तो अधिकार क्या रखोगे फिर? किस अधिकार से रखोगे? शोषित और वंचित हैं, आज भी हैं। गरीबी के आधार पर। अरे नो गरीबी, शोषित वंचित, उनको गरीबी के आधार पर नहीं। अरे सर, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ही नहीं। अरे भाई जो यहाँ भाई का सोच मूल निवासी ले वो भी चलो। शोषित और वंचित जिन कारणों से हैं, डिप्रेस्ड क्लास, हाँ,
जो भी कोई कारण है, हाँ। उस कारण को दूर करने का उपाय करोगे या वो 2 वोट देके वो दूर हम तो करोगे? बगैर सत्ता में आए नहीं कर सकते ना, सत्ता में भागीदारी लिए वो नहीं कर सकते। अरे भाई सत्ता में तो वो 1-1 वोट लेके भी आ सकते हैं ना। नहीं आ सकते ना, आ रहे हैं ना अभी। हाँ, अभी हाँ, 131 अच्छा, सांसद बैठ अब- के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बताओ अब आप ये बताओ हाँ। कि क्यों नहीं कर पाए? वो क्यों नहीं कर पाए? वही तो सिंगल वोट था, उनके पास धन नहीं था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। अरे भाई SC ST लोगों की संख्या कितनी है या कितनी थी उस समय? वही तो अभी वही है 22.5%। उसी हिसाब से ही आज सीट भी है। हाँ। हाँ तो फिर मुस्लिम कितने % है? मुस्लिम तो चलो 20% है। हाँ, तो फिर वो भी बोलते हैं कि हमें भी भाई हम भी 20% सेपरेट हैं। मुस्लिम सही होगा। अरे सुनो, अरे भाई सुनो ना। हाँ सुनो, फिर अग्रवाल कितने % है? मतलब ये और व्हाटएवर जो भी है, जनरल जो है वो 3-3.5% अरे भाई साहब सारे ही 10-10, 20-20% लोग निकलेंगे। हाँ, वो सबका अपना अपना रिप्रेजेंटेशन होगा। वही लोकतंत्र है कि वो सबका अपना अपना अरे रिप्रेजेंटेटिव अरे निकलेगा। अरे तो फिर कुछ को दो वोट का अधिकार और कुछ को 1 वोट नहीं, करके एक सारा- वोट का नहीं, सबको सेम वोट है, ऐसा नहीं है। वो अपने समाज के लिए 2 वोट का अधिकार है। अपने समाज के लिए का मतलब समझ में नहीं आया। अपना समाज SC ST जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो अरे अछूत क्या कहलाता है, अरे जो अरे वो ये वोट कहाँ डालती? वही डालेगा अपने समाज के लिए, अपने समाज को देगा वो। अरे कहाँ पे डालती? मतलब व्यवस्था में ना। लोकसभा के व्यवस्था के इलेक्शन अंदर में यहाँ उस लोकसभा विधायक के इलेक्शन इलेक्शन पे हाँ, में जिस तरह से सर्वे होता है, सर्वे के टाइम में उनका इलेक्शन होगा। सर्वे की बात नहीं कर रहे भाई। MP को तो चुनेगा 2 वोट से भी। हाँ, उसका सीट रिजर्व है ना, वहां से कोई दूसरा खड़ा भी नहीं हो सकता। ओके तो आप सीट रिजर्व की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब हाँ, दोनों रिजर्वेशन भी थी, दोनों पहले कोई एक बात कीजिए ना, पहले एक बात को रिप्रेजेंटेशन है वो। हाँ चलो, नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो मतलब ये है कि उनके समाज से कोई मेरी खड़ा हो। फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मैं अपने घर से चुनूंगा ना। मेरी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव आप तो नहीं हो सकते, वो तो नहीं हो सकते, कोई नहीं हो अरे सकता। भाई साहब आप अपनी फैमिली का रिप्रेजेंटेशन तो 1 वोट से भी That's चुन it। सकते हैं। वो 22.5% का रिप्रेजेंटेटिव उतने हिसाब से बनेगा, उसकी फैमिली में इतने मेंबर निकलेंगे। हाँ रुको फैमिली होती है, अरे अरे भाई, फैमिली का हेड है भाई। संपत्ति कहाँ से आ गई? अरे सर, अरे भाई संपत्ति में कहाँ पहुंच गए? सुनो, संपत्ति आ गई। 25% लोगों को अपना कोई प्रतिनिधि चुनना था, उसको वो 1 वोट से क्यों नहीं चुन सकते थे? 1 वोट से क्यों नहीं चुन मतलब सकता? हर आदमी 1 वोट डालता उसके लिए, तो क्यों नहीं चुन सकते थे? भाई आज 1 वोट डाल रहा है ना, एक व्यक्ति डाल रहा है ना। अरे सर सबको एक ही वोट डाल रहा है। सुनिए एक मान्यवर, लेकिन वो वोट उसके अनुसार पूरी पारदर्शिता नहीं है। आज लोकतंत्र को ओके, पूरी मुद्दा तरीके दूसरा है। से झकझोर इसका करके मतलब दबा दिया गया, हाँ, मैंने वोट दिया, ओके। खत्म कर दिया जा रहा वोट जो है वो देखो आप जब दूसरा डबल कारण वोट बता का रहे अधिकार हैं। होगा, नहीं रुको तो, पारदर्शिता उसके अपनी खुद की मालिक होगा। अरे सर, वो ले भी सकता, दे भी सकता अरे, कभी भी। अरे देखो, तो जो धोखा दे रहा है राजनेता, वो धोखा नहीं दे पाएगा सर, कभी। आप दूसरा कारण बता रहे हैं ना, इसका मतलब है कि पारदर्शिता नहीं है, ये कारण है। इनको लगा दीजिए। ये पारदर्शिता आज भी नहीं है। पारदर्शिता लाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। लोकतंत्र यदि बहाल करना है तो हम लोगों को इसके ऊपर ये सोचना होगा कि हाँ, वास्तव में जो हजारों साल से हमारा यहाँ का मूल निवासी है उसको हक अधिकार मिल ओके, सके, ओके। तो सर, डबल वोट का अधिकार हमें एक बात चाहिए करके- ही चाहिए। सर एक बात करके चलते हैं। जी। हाँ, डबल वोट का। असल में मेरे पास में फोन आ रहा है वहां से, इधर लोग। अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आप तो इसीलिए थोड़ा सा मैं माफी चाह रहा नहीं हूँ। तो आप इसको कंक्लूड कर दीजिए अपनी ओर से। जी, तो आने वाले वक्त में हम लोगों को अपने समाज को बचाने के लिए, अपने मूल निवासियों के हक अधिकार को बचाने के लिए, SC और ST समाज को जो आज भी अत्याचार हो रहे हैं लोकतंत्र होते हुए हैं, तो आज भी संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। उस संवैधानिक को काम को कराने के लिए हम लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और 2 वोट का अधिकार हम लोगों को चाहिए। और संख्या के अनुपात में जैसे मुस्लिम के आज भी अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम समाज यानी कि अपने समाज का कोई अलग से अलग नहीं आया, वो भी इसी का ही हिस्सा है। चाहे वो SC से, OBC से, वही जातियां हैं, वही कन्वर्टेड है, तो वो भी मूल निवासी है, उसको भी वही हक अधिकार होना चाहिए, जिससे कि आज भी मॉब लिंचिंग ना हो सके। अभी जैसे मस्जिदों पर या कहीं पर भी हमला होता है और वो ना हो पाए। जब भी आप पाखंडवाद के लिए यदि बात करते हैं तो ढोल ढमाके, यानी कोई भी पाखंडवाद करने के लिए इतना शोर शराबा मचा सकते हो। यदि वो 2 मिनट की 1 मिनट की अजान होती है उसके लिए आज प्रोपेगेंडा चला देते हो। यदि वो अपनी नमाज पढ़ने के लिए उनके एक दिन जुमे के दिन वो ज्यादा समझते हैं कि भाई हाँ उसमें 2 मिनट का जो हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, चलो 2 मिनट 5 मिनट अपनी इबादत कर ले, तो उसको इबादत करने के लिए कम से कम सुरक्षा हो जाए, और वो सुरक्षा भी नहीं मिलती है तो क्या फायदा है ऐसे।
बतलाइए मुझे, अपने देश को हमें बचाना है, गृह युद्ध की ओर ना ले जाए, शिक्षा की ओर ले जाए, वैज्ञानिक दृष्टि की ओर ले जाए, तभी हमारा देश सुरक्षित है। तभी, वरना फिर हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग आज भी घुसे हुए हैं विदेशी, जिनका डीएनए हमारे देश का नहीं है, और वो ही हमारे यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं। अपने देश की हुक्मरानी करने के लिए, लाने के लिए हमें एकजुट हो करके, ये जरूरी है कि आपस में समन्वय, प्यार, मोहब्बत बना के रखें, दूसरे दुश्मनों के चक्कर में ना आए। जो SC/ST एक्ट भी जो है मुस्लिमों को सताने के लिए मुस्लिमों पर लगवा दिया जाता है, कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं, उनका साथ और सहयोग दें, क्योंकि वो भी डीएनए से भाई हैं, मूल निवासी हैं। जय भारत, जय संविधान। मैं अंबेडकर भवन में वक्ता के रूप में बुलाया गया था, तो वहीं पर मैंने ये इंटरव्यू लिया है। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, तो उनमें से ये एक का इंटरव्यू था, जिसमें एक और भी व्यक्ति ने आके सम्मिलित हुए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद इसकी समीक्षा जैसा समझ लूँ। होता क्या है कि हमारे जितने भी युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो सामाजिक या राजनीतिक या कोई भी तरह के एक्टिविस्ट हैं, वो चर्चा में बहुत गहरे जाने की स्थिति बहुत कम लोगों की होती है। अधिकतम जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सामाजिक राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत कम लोगों की क्षमता होती है जो चर्चा में जाना चाहते हैं कि भाई कारण ढूंढने के लिए कि जिस समस्या के लिए हम जूझ रहे हैं, हम दिन रात उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, पहले उसका कारण तो जान लें ठीक से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिना कारण जाने ही और उसके निवारण में लग गए, और जिसको हम निवारण समझ रहे हैं वो निवारण ना होके कुछ खास नहीं है, या और एक समस्या पैदा कर देगा, है ना। वो एक और समस्या पैदा कर सकता है, या कोई हल्का फुल्का सॉल्यूशन हो सकता है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो, या जैसा सॉल्यूशन हम चाह रहे हैं वैसा तो नहीं हो। तो इस बारे में, क्योंकि हम लोगों का जो मंच है वो इस बारे में बहुत जोर दे रहा है कि भाई पहले समस्या की जड़ में तो जाओ, और कम से कम जो जा रहा है उसके साथ तो चलो, उसे समझने का प्रयास तो करो। क्योंकि समस्या की जड़ सब तो नहीं खोज सकते, सीधी सी बात है, ये काम इतना आसान नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे रिसर्च वर्क है, साइंटिफिक खोज होती हैं, तो हर आदमी तो नहीं खोज सकता। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग समझ जरूर सकते हैं अगर किसी ने खोज लिया है तो चूंकि मैंने ये काम कर दिया है, मैंने इन सब समस्याओं के, जो सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, शिक्षा जगत की समस्याएं हैं, है ना, पारिवारिक जगत की समस्याएं हैं, ये जितनी भी सारी समस्याएं जिनसे हम दो चार होते हैं अपने जीवन में, छोटी समस्याएं हों, बड़ी समस्याएं हों, उन सब का रूट कॉज मैंने खोज दिया है, जो अब तक नहीं खोजा जा सका। अब खोज गया है तो अब समझना और समझाना आसान काम है। जैसे विज्ञान भी है, जब तक नहीं खोजी जाती तब तक ना समझने में आती है और ना कोई समझा सकता है, क्योंकि किसी ने खोजी नहीं। खोजने के बाद में खोजने वाला तो जान ही जाता है, और फिर वो आसानी से समझा देता है। वो प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, उस समय के जो भी उस तरह के लोग रहते हैं बौद्धिक जगत के, उनको समझा देता है, वो भी आराम से समझ जाते हैं, और फिर वो अपने नीचे भी समझा देते हैं, और जिसको जितना समझने की जरूरत है वो नीचे तक बात उतनी समझने में चली जाती है। तो विज्ञान का तो ये है कि सबकी उसमें रुचि नहीं होती है, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में जो हम सुबह से शाम तक कई समस्याओं से दो चार होते हैं, उसमें तो सभी की रुचि होती है, मैक्सिमम लोगों की रुचि होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैक्सिमम लोगों की रुचियों का है। तो इसे अब मैंने खोज तो दिया है, और इसे मैं लोगों को समझाने में भी लगा हूं। उसी के लिए ये मंच खोला हुआ है, ULM हिंदी, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट।
और इस पर उसे लगातार हम लोग रख रहे हैं, लगातार लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में ये भी एक चर्चा थी। तो हम लोगों को ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां उन्हें ये बात समझ में आए कि वो लोग बिना सटीक कारणों को जाने समाधान में लगे हुए हैं, समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं, जबकि समस्या का कारण उनको नहीं पता है। या जो कारण वो समझ रहे हैं वो कारण है ही नहीं है, और बल्कि कई बार तो वो कारण इतना गलत होता है कि सदियों से उसमें लगे रहते हैं। जैसे एक कारण अभी तक के लोगों ने समझा कि लोग खराब हैं, जो शासन प्रशासन में पहुंच रहे हैं या जिम्मेवारी वाले ओहदों पर पदों पर पहुंच रहे हैं, तो वो अधिकांश लोग खराब हैं, है ना। ऐसा बहुत पीछे से ऐसा एक कारण समझ रखा है लोगों ने, वो बुद्धा हो, महावीर हो, हैं, मोहम्मद हो, जीसस हो, ओशो हो, कबीर हो, नानक हो, मतलब पीछे का पूरा अध्यात्म जगत उठा के देख लो या धर्म का जगत उठा के देख लो, वेद हो, सब जगह क्या है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, राक्षस देवता है, देवता लोग अच्छे लोग, राक्षस लोग खराब लोग। मनुष्य जो है वो ऐसे मिक्स क्वालिटी के, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते टाइप के। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है या ऐसी जो समझ है कि समाज में जो खराब हो रहा है उसका कारण ये खराब लोग हैं, और खराब लोगों को सुधारने में फिर लोग लगे हुए हैं। जब ऐसा कारण समझेंगे कि लोग खराब हैं तो सीधी सी बात है, अब खराब लोगों के क्या करेंगे, उसमें उपदेश देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी खराबी का भी कारण इनको नहीं पता। अगर कोई लोग खराब तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो वो क्या प्रकृति ने ही उन्हें ऐसा खराब पैदा किया है या कोई ऐसा कारण है जिसमें कुछ कर सकते नहीं, वो तो इनको मालूम नहीं है। पहले विज्ञान था भी नहीं तो उसका पता भी नहीं था। ये ऐसे ही सोचते थे कि बस कुछ लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्या है मालूम नहीं, प्रकृतिगत प्रॉब्लम है कि वो पैदा ही ऐसे हो रहे हैं, और अब उन्हें हम संस्कारित करके और उपदेश देके, शिक्षा में उपदेश देके कि ईमानदार रहो, बेईमानी ना करो, है, बेईमानी करना बुरी बात है, ईमानदारी करना अच्छी बात है, ईमानदारी को प्रोत्साहन करो, उनको इनाम दो, बुराई को उठा के जेल में डालो, मतलब इस तरह का अभी तक सब सिस्टम चला आ रहा है। किसी भी देश में चले जाओ ये लगभग सब जगह ऐसा ही है। अब एक नई बहस हम लोगों ने छेड़ी है, और वो ये छेड़ी है कि भाई क्या सच में कारण आदमी का बुरा होना है या उसके बुरे होने का भी कोई कारण है ना। हम लोग एक कदम और पीछे जा रहे हैं, और ये ज्यादातर बुरे लोग वो दिखाई पड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे रहते हैं हमेशा ही। राजाओं के समय राजा, और आज के समय बोले तो पूरा प्रशासन, नेता, प्रशासन, उद्योगपति, मतलब जो भी कहीं ऐसे पदों पर बैठे हैं कि जहां से वो पूरे समाज को एक बड़े रूप में प्रभावित करते हैं। तो कहीं उनके पीछे भी तो कोई कंपल्शन, कोई मजबूरी, कोई ऐसा कारण तो नहीं है जो उनके अंदर ना हो, जो बाहर हो। ये बहस हम लोगों ने छेड़ी, और ऐसे ही नहीं छेड़ी, मैंने पहले इसके कारण खोजे हैं बाकायदा, लेकिन चूंकि जब मैं लोगों को बताने जाता हूं तो वो अपने जो पीछे सदियों से कारण निकाले हुए हैं, बुद्धा ने, मोहम्मद ने, ईसाइयों ने, माने जीसस क्राइस्ट ने, और ओशो ने, और महावीर ने, और कबीर ने, और जितने भी पीछे सब पूरा तथाकथित पूरा दर्शन है, वेदों ने, पूरा षड दर्शन देखो, या पाश्चात्य में भी ज्यादातर दर्शन देखो, तो वो सब ऐसा मान के बैठे हैं कि आदमी ही बुरा है। ये जो सब गड़बड़ हो रही है, सब जो आदमी खराब है इनकी वजह से हो रही है। और कमाल की बात है कि ये खराब आदमी उन पदों पर पहुंच जा रहे हैं, जो आदमी ने खराब नहीं लग रहे वो उन पदों पर पहुंच नहीं रहे। तो अब ये उन खराब आदमियों को ही क्या करने में लगे हैं कि भाई तुम अच्छे हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, तो साधुओं की परंपरा, तो मौलवियों की परंपरा, तो पादरियों की परंपरा, तो साधुओं की परंपरा, ऐसे करके चला रखी है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हो सकता है कोई 1-8% फर्क पड़ता भी हो, लेकिन इससे तो कोई 1% फर्क को तो कोई फर्क बोलते नहीं है। 2-4-5% भी फर्क पड़ जाता हो तो भी
फर्क तो तब है जब 70-80-90% फर्क पड़ता हो किसी बात का, तब उसे कम से कम मेडिसिन तो बोल सकते हैं, दवाई बोल सकते हैं, कोई रोग का समाधान बोल सकते हैं, कोई समस्या का समाधान बोल सकते हैं। ऐसा होता हुआ दिखा नहीं आज तक। सदियों का इतिहास हमारे पास है और आज का रिजल्ट भी इस बात की गवाही देता है कि ये उपदेश काम नहीं करते। तो या तो ये समाधान उचित नहीं है और या तो इन्होंने जो कारण ढूंढा वही उचित नहीं है। तो मैंने जो खोजा वो ये खोजा कि कारण ही उचित नहीं है। जब कारण ही उचित नहीं है तो समाधान तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो तो सिरे से खारिज हो जाता है। तो इसका कारण है क्या? तो मैंने जो कारण खोजा, मेरे जो खोजने में आया वो ये आया कि कारण है समाधान के खोज का अभाव, है ना। या बोलें तो जो हमारी समस्याएं हैं उनके कारण और निवारण को अभी तक लोग जान नहीं पाए। और अभी तक का मतलब मुझसे पहले की बात मैं कर रहा हूं। प्रयास में सब लगे रहे, प्रयास में सदा से ही लोग लगे रहे समस्याओं के कारण और निवारण में जानने में, और जो जो भी वो जैसा समझ रहे थे वैसा करने की कोशिश भी की। और कुछ समस्याओं के कुछ हद तक कुछ कारण तात्कालिक वो समझ भी पाए, कुछ का समाधान कर भी पाए और जंगल की व्यवस्था से यहां तक हम पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे निजात नहीं मिली है। तो सीधी सी बात है, खोज जारी थी तो मैंने खोज की तो मुझे पता चला कि जब तक मनुष्य सुखद जीवन को स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो उसे अस्वाभाविक रूप से प्राप्त करने का प्रयास करता रहेगा। इसमें मनुष्य की गलती नहीं है। मनुष्य का जन्म ही सुखी होने के लिए है। या आप बोलें तो कोई भी जो चेतन जीव है इस दुनिया में, पशु हो पक्षी हो, जहां भी आपको चेतन जगत दिखाई पड़ता है वहां आपको एक चीज दिखाई पड़ती होगी और वो ये है कि वो सुखों की ओर गति करती है, सुखों की ओर गति करना चाहती है, जितना उसको समझ में आता है, जितना उसको सेंस होती है उस बात की, जितना उसको ज्ञान होता है। तो वो सुख की ओर गति और दुख से दूर होने की गति जो है उसमें दिखाई पड़ती है। अगर आप दूसरों में देखेंगे तो ऐसी, क्योंकि उनके अंदर तो घुस के नहीं देख सकते वहां क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि आप भी चेतन हैं तो अपने अंदर आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि मैं किसी दुख से क्यों दूर भागता हूं और किसी सुख की ओर क्यों गति करता हूं। तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा स्वभाव है, चेतन का ये स्वभाव है कि वो सुख की ओर, मतलब जहां उसे अच्छा लगता है जिस बात में, और जब तक अच्छा लगता है वो उसमें बने रहना चाहता है, और जिस बात से उसे दुखी लगता है, बुरा लगता है, उस बात से वो दूर हटना चाहता है और दूर बने रहना चाहता है। ये स्वभाव हमारे अंदर दिखाई पड़ता है। आप अपने अंदर इस बात को देख सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि नो द योर सेल्फ, आत्मज्ञान करो, मैं कौन हूं जानो। तो मैं कौन हूं जानो की कड़ी में ये बात है कि आप जान सकें कि आप कौन हैं और क्या हैं और क्यों हैं, टाइप का ऐसा। तो चेतन में जब आप अपने अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि मैं सदा सर्वदा सुखी रहना चाहता हूं, दुखी बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ये बात मेरे अंदर जन्म से है। इसी बात को और दूसरे जीवों में आप जितना उसका अध्ययन कर सकते हैं यही बात आपको देखने में आएगी और खुद से उस बात का प्रमाण आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एक चेतन हैं। तो अपनी बाहर की गतियां और उनकी गतियों को आप एक जैसा पाएंगे तो इस आधार से आप इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं और दूसरे लोगों से आप चर्चा भी करके पूछ सकते हैं, तो उनसे पता चल जाएगा कि वो भी सब सुख की ओर ही गति करना चाहते हैं और दुख से दूर गति करना चाहते हैं। ठीक, ये कॉमन बात है सभी चेतन के अंदर। जिसको ये लोग अच्छा बोल रहे हैं, जिसको ये लोग बुरा बोल रहे हैं, सभी लोगों में ये मुख्य बात है और ये कॉमन बात है। ठीक, अब यहां से आगे चलते हैं।
सुखी तो सभी होना चाहते हैं। अब जिन लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि सुखी लोग कौन हो सकते हैं? जिनको उच्च पदों पर जाने का मौका मिले, क्योंकि जहां भी उच्च पद हैं वहां पे सुख सुविधाएं भी हैं। आप अगर देखेंगे दुनिया में मानव खासतौर से मानव जगत में है कि यहाँ जितना उच्च पद है उस पर उतनी ही ज्यादा सुख सुविधाएं हैं लगी हुई। या यूं कहें कि जो भी व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचा तो उसने उन पदों पर उन सुख सुविधाओं को अनिवार्य कर लिया, और चूंकि उसके पास ताकत थी, शारीरिक ताकत हो, मानसिक ताकत हो, बौद्धिक, भावनात्मक, जो भी ताकत थी, उसने इस बात का उपयोग यही किया कि उसने वहां पे अपने आसपास सुख सुविधाओं का अंबार लगाया, जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि सुखी तो होना चाहता है व्यक्ति। और सुखी होते हैं संसाधनों से, सुखी होते हैं कि दुनिया में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज और संबंध हैं वो हमारे अनुकूल हो, है ना। इसी बात के लिए तो सारी जद्दोजहद है, सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक, और सोते समय भी हम एकदम बिना किसी समस्या के सोएं। तो माने 24 आवर इसी बात की जद्दोजहद है कि हमारे जीवन में कोई दुख ना रहे और सुख सारे रहे, यही है। अब इसमें कौन अच्छा और कौन बुरा से कहां कोई प्रश्न उठता है? जब हर आदमी के बेस में ये बात है, तो फिर अब अच्छा और बुरा किस आधार पे आप बोलोगे? क्योंकि हर व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है, या तो वो खुद को सुखी करने का प्रयास कर रहा है, या तो वो अपने परिवार को, जिन्हें अपना समझता है, उन्हें सुखी करने की बात कर रहा है, या तो वो अपने समाज को, जिसे अपना समझता है, उन्हें सुखी करने की बात कर रहा है, और या तो दुनिया के सभी चेतन जीवों को सुखी करने की का प्रयास कर रहा है। यही 4 तरह का आप उसको कोई बोल सकते हो, अगर कोई वर्गीकरण करना हो कि भाई कम से कम हर चेतन खुद को तो सुखी करना चाहेगा, इससे नीचे तो जा नहीं सकता, इससे पीछे तो जा नहीं सकता कि खुद को भी ना सुखी करे। ये तो पहला अनिवार्य है कि खुद को सुखी करेगा। दूसरा अनिवार्य है कि भाई अगर वो किन्हीं कुछ लोगों को अपना मानता है, जिसे आज की दुनिया में परिवार बोलते हैं, तो उन्हें सुखी करना चाहेगा, और उनको सुखी करने के चक्कर में हो सकता है कभी कभी खुद को भी दुखी कर ले, ऐसा वो कंप्रोमाइज कर सकता है। फिर कोई आदमी अपने समाज को सुखी करना चाहता हो सकता है, और उसके चक्कर में वो अपने परिवार और खुद को भी कंप्रोमाइज कर ले, और फिर एक कोई सारी दुनिया को सुखी देखना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है, और वो उस चक्कर में अपने आप को, अपने परिवार को, इवन अगर कोई उसका समाज भी है तो उस समाज को भी वो कंप्रोमाइज कर सकता है एक लेवल तक। तो ये 3-4 तरह के जो लोग हैं, तो ये सदा से यही प्रयास करते आए हैं। लेकिन अब जिस चीज का ज्ञान ना हो, उसमें आदमी क्या कर सकता है? जैसे जब तक पहिए की खोज नहीं हुई थी, तो तब तक आदमी क्या कर सकता था? तब तक सभी तरह के आदमी बोझा कमर पे ढोते थे और परेशान होते थे। जब से पहिए का विकास हो गया तो पता चला कि थोड़ी ताकत में बहुत सारा बोझा ढोया जा सकता है, तो इसका लाभ सबको मिल गया, है ना। किसी आदमी ने अध्ययन किया कि गोल वाली जो चीज है और उस पर एक आधार लगा के और ऐसे करेंगे तो थोड़ी ताकत में बहुत सारा बोझा ढोया जा सकता है। जो एक आदमी 50 किलो उठाने में अपने ऊपर रख के और चलने में जितनी ताकत लगती है, उतनी ताकत से वो 2, 3, 4, 5 कुंटल वजन उठा के आराम से चल सकता है पहिए के ऊपर, है ना। तो इसी तरह से जैसे जैसे खोज होती चली गई, उसी तरह से आदमी की जिंदगी और आसान और सुखी होती चली गई, दुख कम होते चले गए। और ये हर क्षेत्र में हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्षेत्र में हुआ है, हर क्षेत्र में, क्योंकि सब लोग कोई ना कोई क्षेत्र में खोज करने में लगे रहते हैं। सामाजिक चिंतन भी, शिक्षा का भी किसी ने सोचा कि शिक्षा का माध्यम के हम इस तरह से अब तक का जो ज्ञान है वो अगली पीढ़ी को दिया जा सकता है, जब तक वो बड़े हों। बड़े होते होते ये बात किसी के दिमाग में आई ना, तो उनने शिक्षा पद्धति स्टार्ट कर दी, तो और तेजी से ज्ञान बढ़ने लगा। नहीं तो जिन लोगों को जो ज्ञान होता था वो अपने जीवन में मर मरा के चले जाते थे।
फिर से उसी चीज़ों को खोजो ढो, बाद में लिपिबद्ध होने लगी चीज़ें, तो यहाँ तक पहुँचे। तो उसी तरह से अब इस नई चेन में मैंने इस प्रकार की खोज की है कि इसमें आदमी कारण नहीं है और कोई दूसरा भी कारण नहीं है, केवल खोज नहीं हुई थी, ये प्रॉब्लम थी। अब खोज हो गई है, अब उसका कारण भी जान लिया है मैंने और उसका निवारण भी जान लिया है, और वो संपूर्ण समाधान की किताब में समाधान लिख दिया है कारणों सहित, और संपूर्ण जीवन दर्शन एक लिख दिया है, क्योंकि लोग समाधान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको जीवन दर्शन भी सही से नहीं पाता था, तो उसकी भी खोज की। क्योंकि अब तक के जितने जीवन दर्शन हैं, जितनी फिलोसॉफीज हैं, वो सब या तो पूर्णतया गलत है और या तो वो बेसिक रूप से गलत है। कुछ थोड़ा बहुत उनमें आपको कहीं कहीं आंशिक रूप से कोई सही बात मिल सकती है, क्योंकि पूरी तरह से तो कोई बात नहीं गलत होती, नहीं तो लोग उसको अपनाएंगे नहीं। कम से कम कोई एक आध लेवल तक तो समाधान देती हैं, या तात्कालिक जब वो दर्शन आए होते हैं तो तात्कालिक कुछ तो रिलीफ देते हैं, चाहे वो मानसिक रिलीफ देते हों, भावनात्मक रिलीफ देते हों, समस्या को थोड़ा सा रोकते हों, समस्या का प्रभाव थोड़ा कम करते हों, ये सब चीजें करते हैं। हमें पुराने दर्शनों को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि अरे देखो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें थोड़ी बहुत अच्छी बातें तो सब जगह होती हैं अप टू एक लेवल तक। हमें देखना है कि दर्शन जिस बात के लिए होते हैं अभी वहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो अभी खोज जारी रहनी चाहिए। तो मुझे भी ये बात समझ में आई और मैंने नया दर्शन भी खोज दिया, संपूर्ण जीवन दर्शन के रूप में वो लिखा है। आप उसे फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री में उपलब्ध है, पीडीएफ वगैरह सब। हार्ड बुक जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप उसकी ले सकते हैं, उसका वहाँ प्राइस है। लेकिन पीडीएफ है, ऑडियो बुक है, वो सब आप यूट्यूब में आराम से फ्री में आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं पीडीएफ। तो अब ये जो मैं चर्चाएं कर रहा हूं, इसमें मैं क्वेश्चन इस प्रकार के पूछता हूं ताकि सामने वाले को ये बात समझ में आए कि अटकन कहाँ हो रखी है और समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। सदियों से लोग लगे हैं, साधु सन्यासी सब लगे हैं, पादरी लगे हैं, मौलवी लगे हैं, तो समाधान हो क्यों नहीं रहा है? उसका कारण भी सब इनमें दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली जिसको ये कारण समझ रहे हैं वो कारण ही नहीं है। होता क्या है कि जनता इन थोड़े से लोगों के चक्कर में आके, मतलब जैसे बुद्धा हैं, ओशो हैं, मोहम्मद हैं, इनकी बात मान के वो सोच लेते हैं, उनको वो भी मान लेते हैं कि अच्छा हम लोगों के बीच में कुछ लोग शैतान लोग हैं, कुछ लोग राक्षस लोग हैं, कुछ लोग खराब लोग हैं, और सीधी सी बात है वही शासन प्रशासन और ऐसी जगह में बैठे होते हैं। तो अब जनता जो है वो उनके प्रति कुछ ना कुछ करती रहती है, कोई आंदोलन करती रहती है, कभी कोई कहीं जाके चक्का जाम करती रहती है, कभी कहीं कोई आ गया तो उसका उठा के मर्डर कर देते हैं। मतलब ये सब एक युद्ध जैसी स्थिति चलती रहती है हमेशा प्रशासन और जनता के रूप में। कभी आप जनता को देख लो तो जनता को पूछो जाके तो शायद ही कोई ऐसा कभी पीछे हुआ हो कि कोई जनता अपने शासक के प्रति पॉजिटिव हुई हो, मतलब बड़े रूप में, है ना। क्योंकि हर एक प्रशासन में कुछ लोगों को फायदा तो रहता ही है, उनके लिए तो सब ठीक ही है, पर ज्यादातर जनता, क्योंकि ज्यादातर जनता गरीब रही है आज तक, ऐसा कभी इतिहास में नहीं पाया जाता कि कोई राज्य ऐसा था जहां हर एक आदमी अमीरी जैसा जीवन जी रहा था। ऐसा कहीं मैंने तो पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो बताइएगा। तो ये अब तक हुआ नहीं। इसका मतलब सीधा सा है कि ज्यादा जनता या तो वो इनके प्रति नेगेटिविटी से भरी रही होगी क्योंकि ये हमारे लिए कुछ करते नहीं भाई, और या वो उदासीन हो गई होगी कि इनके बस की नहीं है, या ये आदमी खराब है, हाँ हमसे कुछ होगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता जब वो खड़े होते हैं तो जनता इनके साथ हो लेती है, ये सोच के कि क्योंकि वो बताता है ना कि ये लोग खराब हैं, इनकी जगह तुम हमें लेके आओ तो हम करेंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ कि लोगों को बदला गया और फिर देखा कि ये लोग भी जाके वहां पे वही कर रहे हैं। हाँ, कोई कभी कभार 2-4% का फर्क भी पड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई लोग वादे करके जा रहे हैं तो वो उन वादों को पूरा करने का प्रयास नहीं करते हैं बेचारे जितना कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ा।
फिर कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्हें ये समझ में आई बात के नहीं, व्यवस्था में भी परिवर्तन करने चाहिए, तो साथ साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन होते आए। तो अगर आप थोड़ा उस चीज का एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि व्यवस्था का परिवर्तन करने से जो लाभ हुए हैं वो लाभ आदमी को बदलने से नहीं हुए। आदमी को बदलने से 2-4% से ज्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन करने से बड़े बड़े लाभ हुए। जैसे कबीलाई व्यवस्था थी, उससे राज्य व्यवस्था लाने में बड़े लाभ हुए। राज्य व्यवस्था से अब जो गणतांत्रिक व्यवस्था है ये आने से बड़े लाभ हुए हैं, है ना। जबकि इन व्यवस्थाओं में लोगों को चेंज करते रहे, कभी ये शासक चेंज कर दिया, कभी वो सरदार चेंज कर दिया, कभी ये पार्टी चेंज कर दी, बहुत बहुत बड़े फर्क नहीं हुए। वही फर्क हुए जो एक बहाव चलता है उसमें होते हैं, बस ज्यादा फर्क नहीं हुआ। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती जाती है हर साल, और उस बढ़ती हुई इकोनॉमी से जो फर्क पड़ते हैं वो पड़ेंगे ही, पार्टी कोई भी आ जाए। जैसे अभी 47 लाख करोड़ का बजट है भारत का, सेंट्रल सरकार का। अभी चाहे यही सरकार 2024 में कंटिन्यू हो तो भी अगले साल का बजट बढ़ेगा, 47 लाख करोड़ का ही नहीं रहेगा, हो सकता है 48, 49, 50 लाख करोड़ का हो जाए। कोई दूसरी पार्टी भी आ जाए तब भी यही होगा, क्योंकि इकोनॉमी तो डे बाई डे बढ़ी रही है। कुछ तो महंगाई से बढ़ रही है और कुछ लोग अपना सब जगह कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उससे बढ़ रही है। हर देश में बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि भारत में बढ़ रही है। कोई इक्का दुक्का देश जहाँ की स्थितियां बाहर के देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, और वहाँ कहीं जैसे श्रीलंका टाइप के कुछ छोटे मोटे देश हैं जो बाहर दूसरे देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और कई बार सहयोग नहीं मिलने से उनकी स्थिति गड़बड़ा जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं उनकी इकोनॉमी का साइज ज़्यादातर चांस होते हैं कि बढ़ता ही है, कभी कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसे छोड़ के। ओवरऑल तो ये चीज़ है। तो अब इसमें सोचने समझने की स्थिति ये है कि रूट कारण क्या है। तो रूट कारण में मुझे समस्या जो लगी वो लगी कि सही व्यवस्था का ज्ञान ना होना, और ऐसी व्यवस्था जो कि संपूर्ण समाधान किताब के रूप में आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ये मैंने किया। उसमें मैंने मूल समस्याएं क्या हैं जो आदि से है और अभी तक बनी हुई हैं, और उनके मूल समाधान जो हो जाएंगे तो ये समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और ऊपर की भी जो समस्याएं दिखती हैं कि ये आदमी खराब है, ये आदमी राक्षस है, ये ऐसा है, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, इस तरह का कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बुरा व्यवहार करता है या बुरा कोई कार्य करता है वो एक्चुअल में अपने आप को या अपने परिवार को सुखी करने के चक्कर में या किसी दुख से बचाने के चक्कर में ही कर रहा होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट उस समय की व्यवस्था के द्वारा उसको नहीं दिया जा रहा। उदाहरण के लिए, एक कोई आदमी है जिसके पास कोई भी कारण से रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं होने का कारण व्यवस्था का ही होता है, आदमी का तो होता नहीं। तो रोजगार नहीं है, अब उसका परिवार है, तो अब क्या करेगा, वो क्या करेगा? दुकान खोल के देख ली, काम करके देख लिए, नहीं कुछ मिल रहा है ढंग से, नहीं कोई काम मिल रहा है, दुकान खोली डूब गई, काम कहीं करने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं 10 कर लो 1000-2000 रुपए में, क्या करेगा उससे? तो आदमी चोरी करने का सोच लेता है कि चोरी कर लूं, भाई जिनके यहाँ धन है। अब वो चोरी करने जाता है, कभी कभार 1-2 बार सफल हो जाता है, तो उसे लगता है कि यही तरीका है, या ये मजबूरी है, यही तरीका है, कभी नहीं भी सफल होगा तो कभी सफल हो जाएगा, तो वो इसी तरीके में पड़ जाता है, अब चोरी करने लगता है। तो ये जो उसने चोरी करने का सोचा, ये कब सोचा? ये जब सोचा जब व्यवस्थात्मक तरीके से उसकी और उसके परिवार की जो देखभाल के लिए जो अर्निंग है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होने चाहिए, वो व्यवस्थात्मक तरीके से नहीं मिल रहे, तब कोई व्यवस्था के इतर जाके व्यवस्था के अलावा दूसरे तरीकों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो हत्या करे, मर्डर करे, बैंक डकैती डाले, दूसरे को ठगे, कुछ भी जो भी है, आपस में लड़े। सारी लड़ाई आप देखोगे, ज्यादातर लड़ाइयां किस बात के लिए? पैसे के लिए हो रही है। कोई है जो ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेना चाहता है, दूसरे हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास हो, इसी बात की खींचतान है। पूरी व्यवस्था में आप देखेंगे सारी खींचतान जो है वो संसाधनों की है,
आज की दुनिया में बोलें तो पैसों की है, मुद्रा की है, क्योंकि मुद्रा से सारे संसाधन आ जाते हैं। और संसाधन बोले तो मूल रूप से हमें जो प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए अपने जीवन में अच्छे से रहने के लिए, उनकी बात हो रही है, क्योंकि वो संसाधनों से बनते हैं। क्योंकि संसाधन धन से आते हैं, तो अल्टीमेटली धन की बात आ जाती है। इतनी सी बात है, नहीं तो कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। सब लोग शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। कौन चाहता है कि उनके यहाँ चोरी हो? कौन चाहता है कि उनके बच्चों को कोई उठा के ले जाए? कौन चाहता है कि उनके बच्चे गरीबी में रहें? कौन चाहता है कि जहां वो रह रहे हैं उस चारों तरफ सब सुख शांति हो, अभय का माहौल हो, कहीं भय न व्याप्त हो? कौन चाहता है? तो नेगेटिविटी कोई नहीं चाहता दुनिया में। किसी एक आदमी से पूछ लो कि आप अपने या अपनों के लिए नेगेटिविटी चाहते हो ना, अपने और अपनों के लिए पॉजिटिविटी चाहते हो? हाँ, हर आदमी। तो कहाँ कोई आदमी इसमें अच्छा या बुरा है? तो ये परिस्थितियां बनती हैं आदमी के जीवन में, और आदमी की जैसी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उस आधार से वो सही तरीके अथवा गलत तरीके से जीवन यापन करने का निर्णय लेता है, या बुरे तरीके से मजबूर होता है करने के लिए। कोई इच्छा नहीं करता इस तरह की। समझ रहे हैं? ये खोज मैंने की है। इन खोजों को और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ये YouTube चैनल के और जो दूसरे वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में, उनमें जाके देख सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, जिसमें लोग आते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं। हम लोग उनसे सवाल कर करके इस बात तक उन्हें पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि देखो मूल कारण क्या है और उसका क्या निवारण हो सकता है, वहां पे लाने का प्रयास करते हैं। वो सारे लोग हैं जो समाधान लेके आते हैं, तो हम उन पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसीलिए करते हैं कि क्या जो आप समाधान की बात कर रहे हैं, क्या पहले आप इसका मूल कारण ढंग से समझ चुके हैं, या नहीं समझ चुके तो फिर ये समाधान किस बात का दे रहे हैं, और अगर समझ चुके हैं तो ये समाधान क्या उसके अनुरूप है। तो ये क्वेश्चन आंसर से क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ है। आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, और जिनका ये इंटरव्यू था वो भी समझ गए होंगे कि हमारा सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता होना, एक्टिविस्ट होना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हमें समस्याओं के सही कारण और निवारण के बारे में नहीं पता चलेगा, हमारे प्रयास सफल नहीं होंगे, वो व्यर्थ ही जाएंगे। और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि उसके प्रयास व्यर्थ जाए। तो आशा है आप इन चीज़ों को जान समझ के अपने प्रयासों को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप जाने, आप जैसा चाहें।